नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो अक्सर आंकड़ों और कानूनों के नीचे कहीं दब जाती है। ये कहानी है ब्रिटिश राज में भारतीय किसान की और उस व्यवस्था की जिसने धीरे धीरे ग्रामीण भारत के पूरे सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को ही बदल कर रख दिया। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि किसान गरीब हो गए, वो तो सब जानते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हुआ कैसे। हाँ, वो प्रक्रिया क्या थी? वो कौन सी नीतियां थीं, वो कौन से नए किरदार थे, सरकार, जमींदार, साहूकार, जिन्होंने मिलकर गांव की जो आत्मनिर्भर दुनिया थी उसे हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक तरह से एक पूरे समाज के बिखरने की कहानी है जिसे हम उस दौर के दस्तावेजों और लेखों के जरिए समझेंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं एक बड़ी ही अजीब विरोधाभास से। अंग्रेजों ने भारत में अंदरूनी लड़ाइयों को खत्म किया, एक तरह की शांति कायम की। लेकिन जब हम स्रोतों को देखते हैं तो पता चलता है कि इसी शांति के दौर में किसान की थाली से रोटी गायब होती गई और वो गरीबी के एक ऐसे दलदल में धंसता चला गया जहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। और इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये बंगाल में ब्रिटिश शासन की शुरुआत तक जाती हैं। एकदम शुरुआत में? हाँ। क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स की नीतियां बहुत साफ थीं। जमीन से जितना ज्यादा हो सके लगान निचोड़ो। इसका असर इतना भयानक था कि बाद में खुद लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये लिखना पड़ा कि बंगाल का 1/3 हिस्सा जंगली जानवरों का अड्डा बन चुका एक जंगल हो गया है। 1/3 हिस्सा? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां जमींदारी व्यवस्था थी वहां किसानों को पूरी तरह से जमींदार की दया पर छोड़ दिया गया था। दस्तावेज तो यही बताते हैं कि जमींदार मनमाने तरीके से लगान बढ़ाते थे, तरह तरह के गैर कानूनी टैक्स लगाते थे और बेगार भी करवाते थे। और यानी बिना दिहाड़ी दिए जबरदस्ती काम। हाँ बिल्कुल। और ये सोचना भी गलत होगा कि जहां जमींदार नहीं थे वहां हालात कोई बेहतर थे। अच्छा। जैसे कि रैयतवाड़ी इलाकों में। हाँ, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी जैसे इलाकों में तो सरकार खुद सबसे बड़ी जमींदार बन गई। उन्होंने शुरू में ही उपज का 1/3 से लेकर आधा हिस्सा तक। आधा हिस्सा? हाँ, आधा मतलब 50% लगान के तौर पे तय कर दिया। अब सोचिए, अपनी मेहनत की आधी फसल सीधे सरकार को दे देना 19वीं सदी में भारत में जो बढ़ती गरीबी थी उसकी एक सबसे बड़ी वजह थी। और ये बात सिर्फ आज के इतिहासकार नहीं कह रहे हैं। मुझे याद है उस वक्त के अंग्रेज अधिकारी भी ये देख रहे थे। 1826 में बिशप हेबर ने जो लिखा था वो तो आंखें खोलने वाला है। क्या लिखा था उन्होंने? तो उन्हें साफ साफ कहा था कि कोई भी किसान, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या यूरोपीय, टैक्स की इन दरों पर तरक्की नहीं कर सकता। और उन्होंने एक और चौंकाने वाली बात लिखी कि कंपनी के शासन वाले इलाकों के किसान देसी रियासतों के किसानों से कहीं ज्यादा गरीब और बदहाल थे। हाँ, और आंकड़े इस बात की पूरी गवाही देते हैं। आप देखिए, 1857-58 में कुल भू राजस्व था कोई 15.3 करोड़ रुपए। 15 करोड़? ठीक है। हाँ। और 1936-37 तक आते आते ये बढ़कर हो गया 35.8 करोड़ रुपए। मतलब दुगने से भी ज्यादा। बिल्कुल। हालांकि यहाँ एक पेच है। अच्छा। 20वीं सदी में चीजों के दाम बढ़े तो उपज के अनुपात में लगान की मांग थोड़ी कम हुई कागज पर। तो थोड़ी राहत मिली होगी। लगता ऐसा सकता है, लेकिन तब तक जमीन पर आबादी का बोझ इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि ये कम मांग भी किसानों पर उतनी ही भारी पड़ती थी जितनी 100 साल पहले की ज्यादा मांग। राहत मिली ही नहीं। कोई राहत नहीं। लेकिन सवाल ये है कि सरकार जो ये खरबों रुपए वसूल रही थी वो पैसा जा कहाँ रहा था? क्या इसका कोई भी हिस्सा, मतलब थोड़ा सा भी, खेती को बेहतर बनाने या सिंचाई के साधन बनाने में खर्च नहीं हो रहा था? यही तो इस पूरी कहानी का सबसे दुखद पहलू है। सरकार की लगभग सारी कमाई 3 जगहों पर खर्च हो रही थी। कहाँ? पहला, भारत में ब्रिटिश प्रशासन का जो भारी भरकम खर्च था उसे चलाने में। दूसरा, इंग्लैंड को सीधे सीधे नजराने या ट्रिब्यूट भेजने में। और तीसरा, ब्रिटिश व्यापार और उद्योग के हितों को साधने में। यहां तक कि कानून व्यवस्था का फायदा भी किसानों से ज्यादा उन व्यापारियों और साहूकारों को मिलता था जो किसानों का शोषण कर रहे थे। तो मतलब सरकार का टैक्स भी भारी था और उसे चुकाने का तरीका वो उससे भी ज्यादा बेरहम था। हाँ। ऐसे में जब किसी साल सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए, फसल बर्बाद हो जाए, तब किसान पैसा कहाँ से लाए? और शायद यहीं पर कहानी में एक नए और सबसे खतरनाक किरदार की एंट्री होती, साहूकार। बिल्कुल।
नियम बहुत सख्त था। लगान तय तारीख पर जमा करना ही है, चाहे फसल हो या ना हो। और अगर ना कर पाए तो? जब किसान लगान नहीं दे पाता तो सरकार उसकी जमीन नीलाम कर देती। इस नीलामी से बचने के लिए किसान के पास एक ही रास्ता बचता था, किसी साहूकार या अमीर पड़ोसी से कर्ज लेना। जमीन को सीधे खो देने से बेहतर उसे लगता था कि उसे गिरवी रख दिया जाए। और एक बार वो साहूकार के चंगुल में फंसा तो बस फंसता ही चला गया। ये एक ऐसा जाल था जिसे बहुत चालाकी से बुना गया था। साहूकार बहुत ऊंची ब्याज दरें लगाता था, झूठे खाते बनाता था। अनपढ़ किसानों का फायदा उठाकर। हाँ, अनपढ़ किसानों से अंगूठा लगवाकर कर्ज की रकम बढ़ा देता था। उसका मकसद कर्ज वसूलना नहीं, बल्कि किसान को कर्ज में इतना डुबो देना होता था कि आखिरकार उसकी जमीन पर कब्जा किया जा सके। यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। साहूकार तो भारतीय गांव में अंग्रेजों के आने से पहले भी थे। हमेशा से थे। हाँ, फिर ऐसा क्या बदला कि वो अचानक इतने ताकतवर और खतरनाक हो गए? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था, ये एक वैचारिक भूचाल था। सदियों से जमीन किसान की पहचान थी, उसकी विरासत का हिस्सा थी। कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं थी। बिल्कुल। अंग्रेजों ने जमीन को रियल एस्टेट बना दिया, एक ऐसी चीज जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। इसे कहते हैं भूमि की हस्तांतरणीयता या ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ लैंड। इस एक कदम ने गांव के पूरे सामाजिक और आर्थिक समीकरण को हमेशा के लिए बदल दिया। और इसने साहूकार को एक तरह से सिस्टम का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया। हाँ, पहले साहूकार गांव के समाज के दबाव में रहता था, वो मनमानी नहीं कर सकता था, और सबसे बड़ी बात, वो किसान की जमीन नहीं छीन सकता था। लेकिन नई ब्रिटिश कानूनी व्यवस्था ने उसे यह हक दे दिया। अब उसके पास पुलिस की ताकत थी, अदालत की ताकत थी। और अदालत का खर्च और प्रक्रिया तो इतनी जटिल थी कि अनपढ़ किसान का वहां टिकना नामुमकिन था। साहूकार पैसे के दम पर कानून को अपनी तरफ मोड़ लेता था। इसका नतीजा तो बहुत भयानक हुआ होगा। नतीजा ये हुआ कि रैयतवाड़ी और महलवाड़ी इलाकों में किसानों के हाथ से जमीन निकलकर साहूकारों, व्यापारियों और अमीर किसानों के पास जाने लगे। और अकाल के समय में तो ये और बढ़ जाता होगा। हाँ, जब भी अकाल पड़ता ये प्रक्रिया और तेज हो जाती। गरीब किसान के पास बुरे वक्त के लिए कोई बचत तो थी नहीं। फसल खराब होने पर उसे सिर्फ लगान के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार का पेट पालने के लिए भी साहूकार के पास जाना पड़ता था। आंकड़े तो वाकई डराने वाले हैं। मुझे याद है एक जगह मैंने पढ़ा था कि 1911 में भारत के किसानों पर कुल 300 करोड़ रुपए का कर्ज था। 300 करोड़। और 1937 तक ये रकम 6 गुना बढ़कर 1800 करोड़ रुपए हो गई। 1800 करोड़ आज के हिसाब से ये खरबों में होगा। लेकिन उस दौर के लिए ये एक ऐसी खगोलीय रकम थी जो दिखाती है कि पूरा का पूरा ग्रामीण भारत कर्ज के एक महासागर में डूबा हुआ था। तो ये एक दुष्चक्र बन गया था। बिल्कुल। सरकार का टैक्स और गरीबी किसान को साहूकार के पास धकेलती थी, और साहूकार का कर्ज उसे और गरीब बना देता था। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि किसान अक्सर ये समझ नहीं पाता था कि साहूकार इस पूरी साम्राज्यवादी मशीनरी का एक छोटा सा पुर्जा है। उसे अपनी बर्बादी का सीधा कारण साहूकारी नजर आता था। बिल्कुल। इसीलिए जब भी किसानों का गुस्सा फूटा, जैसे 1857 के विद्रोह में, उनका पहला निशाना साहूकार और उसके बही खाते ही होते थे। इस कहानी में एक और परत है, कृषि का व्यावसायीकरण। सुनने में तो ये शब्द बहुत अच्छा लगता है कि खेती को बाजार से जोड़ा जा रहा है, पर क्या इसका फायदा गरीब किसान को मिला? फायदा तो छोड़िए, इसने शोषण का एक और रास्ता खोल दिया। व्यावसायीकरण का मतलब था कि अब किसान को लगान और कर्ज चुकाने के लिए अपनी फसल बेचनी पड़ती थी। ठीक है। लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो सही दाम के लिए इंतजार कर सके। उसे फसल कटते ही अपनी उपज गांव के व्यापारी या साहूकार को औने पौने दाम पर बेचनी पड़ती थी। और बाजार में दाम बढ़ने का सारा फायदा वो व्यापारी उठाता था। हाँ, किसान के हाथ कुछ नहीं आता था। तो मतलब किसान पे एक तेरा बोझ था। ऊपर से सरकार, बगल से जमींदार और सामने से साहूकार, तीनों तरफ से उसे निचोड़ा जा रहा था। बिल्कुल। एक अंदाजे के मुताबिक 1950-51 में जमीन का लगान और साहूकारों का ब्याज मिलाकर करीब 1400 करोड़ रुपए बनता था। 1400 करोड़ रुपए? हाँ, और यह उस साल की कुल खेती की उपज का लगभग 1/3 था। 1/3? और इसका नतीजा था लगातार गरीबी, भूखमरी और बार बार पड़ने वाले अकाल, जिनमें लाखों लोग मारे जाते थे। हमने किसान और साहूकार की बात की। अब कहानी के तीसरे किरदार यानी जमींदार की तरफ चलते हैं। इनकी कहानी में भी बड़े उतार चढ़ाव आए। कहा जाता है कि शुरू में कई पुराने जमींदार बर्बाद हो गए थे। हाँ,
ये सच है। इसके दो बड़े कारण थे। एक तो वॉरेन हेस्टिंग्स की नीति, जो लगान वसूलने का हक नीलाम कर देती थी। हाँ, जो सबसे ऊंची बोली लगाए उसे। और दूसरा 1793 के स्थायी बंदोबस्त मतलब परमानेंट सेटलमेंट में लगान की दरें इतनी ज्यादा रखी गई कि कई पुराने जमींदार उसे चुका ही नहीं पाए और जरा सी भी देरी होने पर उनकी जमींदारियां बेरहमी से नीलाम कर दी जाती थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि 1815 तक बंगाल की करीब आधी जमींदारी पुराने खानदानों के हाथ से निकलकर नए लोगों के पास चली गई और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। बहुत फर्क था। पुराने जमींदार गांव में रहते थे, उनका अपनी प्रजा से एक रिश्ता था। लेकिन ये नए मालिक कौन थे? ये नए मालिक थे शहरों में रहने वाले व्यापारी, साहूकार और सरकारी अफसर। इन्हें जमीन या किसानों से कोई लेना देना नहीं था। उनका सिर्फ एक मकसद था, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। इनको एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स कहा गया है ना? कि समय पर और बिना झंझट के लगान वसूलने के लिए जमींदारों को खुश रखना जरूरी है। अच्छा। इसलिए उन्होंने कानून बदलकर जमींदारों को असीमित अधिकार दे दिए। उन्होंने किसानों के पारंपरिक अधिकारों को खत्म कर दिया, जिससे जमींदारों के लिए लगान बढ़ाना और किसानों को जमीन से बेदखल करना बहुत आसान हो गया। देखते ही देखते ये जमींदार बेहद अमीर और ताकतवर हो गए। और ये जमींदारी का सिस्टम सिर्फ बंगाल या उत्तरी भारत तक ही सीमित नहीं रहा, ये धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। हाँ, उन इलाकों में भी जहां रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। पर वो कैसे? इसके दो कारण थे। एक तो उस वक्त अमीर भारतीयों के पास अपनी पूंजी लगाने के लिए इंडस्ट्रीज के ज्यादा मौके नहीं थे, तो वे सबसे सुरक्षित निवेश जमीन खरीदने में ही मानते थे। और दूसरा कई जमीन मालिक किसानों ने भी देखा कि खुद खेती करने की मेहनत से कई ज्यादा आसान और फायदेमंद है अपनी जमीन को भूमिहीन किसानों को ऊंचे किराए पर दे देना। इस तरह धीरे धीरे पूरे भारत में जमींदारी कृषि संबंधों का मुख्य रूप बन गई। इसी से जुड़ा एक पहलू है जो मुझे तो हैरान कर देता है, सब इन्फ्यूडेशन। हाँ, मतलब बिचौलियों की एक पूरी फौज का खड़ा हो जाना, ये क्या था? इसे एक पिरामिड की तरह समझिए। सबसे ऊपर सरकार, जिसे जमींदार से एक तय लगान मिलता है। ठीक। अब जमींदार खुद लगान वसूलने की मेहनत क्यों करे? उसने लगान वसूलने का अपना हक किसी और को ज्यादा रकम पर बेच दिया, अपना मुनाफा रखकर। अच्छा। उस दूसरे आदमी ने वही हक तीसरे को और ऊंची रकम पर बेच दिया, और ये सिलसिला चलता रहा। और ये कहाँ तक जाता था? बंगाल में तो कुछ मामलों में सरकार और खेत में काम कर रहे किसान के बीच 50 बिचौलिए तक पाए गए। 50 बिचौलिए। ये तो शोषण का एक पूरा इकोसिस्टम बन गया था। कल्पना करना भी मुश्किल है कि उस पिरामिड के सबसे नीचे दबा किसान कैसे जिंदा रहता होगा। उसकी हालत एक गुलाम से बेहतर नहीं थी। हर बिचौलिया अपना मुनाफा वसूल रहा था और ये सारा बोझ आखिर में उसी किसान पर पड़ता था। तो इस पूरी व्यवस्था का राजनीतिक नतीजा क्या निकला? अंग्रेजों ने ये जो नया जमींदार और भूस्वामी वर्ग तैयार किया, उसका राजनीतिक इस्तेमाल कैसे किया? ये वर्ग अंग्रेजी राज का सबसे मजबूत स्तंभ बन गया। अच्छा। हाँ, देसी रियासतों के राजा महाराजाओं के साथ मिलकर इन जमींदारों ने ब्रिटिश शासन का खुलकर समर्थन किया। वे जानते थे कि उनका वजूद, उनकी अमीरी और ताकत वो सिर्फ अंग्रेजों के राज में ही कायम रह सकती है। इसीलिए उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का हमेशा विरोध किया। तो अगर हम आज के इस पूरी बातचीत को समेटें, तो ये सिर्फ ज्यादा टैक्स वसूलने की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी व्यवस्था बनाने की कहानी है जिसने ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया, उसके सामाजिक ताने बाने को तोड़ दिया और अपने फायदे के लिए एक ऐसा वफादार तबका खड़ा किया जो उन्हीं के लोगों का खून चूस रहा था। बिल्कुल सही। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हमने इस पूरी बातचीत में आर्थिक और राजनीतिक परिणामों पर फोकस किया, लेकिन जरा सोचिए, जब एक किसान अपनी जमीन खोता है तो वो सिर्फ अपनी कमाई का जरिया नहीं खोता, वो अपनी पहचान, अपनी जड़ें, अपनी पीढ़ियों की विरासत खो देता है। इस बड़े पैमाने पर हुए विस्थापन और बिखराव का भारतीय समाज के मन पर, उसकी संस्कृति पर क्या असर पड़ा होगा? इसने आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्रामीण भारत की सोच को कैसे शक्ल दिया होगा?